वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जुनून हैरानी से आरवी की तरफ देख रही थी, जो कभी उसके चेहरे की तरफ देख रहा था तो कभी उसकी गर्दन की तरफ, और कभी उसकी नजर उसकी गर्दन से नीचे की तरफ जा रही थी। उसकी देखने भर से ही जुनून से रही उठी थी और उसके दिल में हलचल सी मचने लगी थी। उसके पूरे रोंगटे खड़े हो रहे थे और वो आरवी की तरफ देखते हुए एक बार फिर से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर गैंगस्टर। अभी वो बोल ही रही थी कि आरवी ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। जुनून और भी ज्यादा चौंकते हुए उसे देखने लगी और अब जब आरवी ने उसके होठों पर से उंगली उठाई तो अब खुद उसने होठ उसके होठों के करीब बढ़ाने लगा और फिर देखते देखते उसने जुनून के होठों को पूरी तरह से अपने होठों में कैप्चर कर लिया था। जुनून का दिल धक सा रह गया। उसके हाथ आरवी के कंधे पर आ गए थे और उसके नाखून उसके कंधों पर धंसने लगे थे। आरवी ने भी उसके कमर को कसकर थाम लिया था और वह बहुत ही सेडिक्टिव वे में उसे टच कर रहा था, जिससे जुनून पूरी तरह से उसे फील कर रही थी। आरवी उसके होठों को हल्का हल्का किस कर रहा था। जुनून अभी उस किस का रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी क्योंकि वह अभी तक समझ नहीं पाई थी कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन अब जब तकरीबन 1 मिनट तक आरवी यूं ही उसके होठों को सॉफ्टली किस करता रहा तो उसने भी धीरे धीरे अपने होठों को खोला और आरवी को रिस्पॉन्स देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दो नाजुक से फूल आपस में लड़खड़ा रहे हो। दोनों ही एक दूसरे को बहुत सॉफ्टली किस कर रहे थे और अब आरवी के हाथ हल्के हल्के ऊपर की तरफ बढ़ने लगे थे। वो उसकी बॉडी को प्रेस करने लगा था और जुनून की सिसकियां निकलने लगी थी, जो किस करने की वजह से उसके अंदर की ये तब कर रह रही थी। आरवी अब थोड़ा हार्ड होने लगा था। फिर उसके होठों को पूरी तरह से अपने होठों में दबा रहा था और जुनून की सांसें अब भटकने लगी थी। आरवी के हाथ जुनून के पेट पर भी चल रहे थे और उसे एक हल्की हल्की सी मूवमेंट महसूस हो रही थी, जो बेबी की थी। साथ बच्चे को भी उसके डेढ़ का उसकी मोम को प्यार करना पसंद आ रहा था। आरवी ने अब अपने हाथ पूरी तरह से जुनून के चेहरे को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ कर दिया और फिर कुछ पलों बाद उसने जुनून के होठों पर जुनून से अपने होंठ हटाए और जुनून की आंखों में आंसू बाहर निकलने लगे थे। वे आरवी की तरफ देखते हुए बोली, आप जो आयशा के साथ अपनी जिंदगी में आ गए, इससे आगे भी कुछ बोलती। इससे पहले ही आरवी ने एक बार फिर से उसको होठों पर अपनी उंगली रख दी थी। जुनून चुपचाप उसकी तरफ देखती रही और एक बार फिर से आरवी ने उंगली हटाकर उसे चलाना शुरू कर दिया था। जुनून अब भी कुछ बोल नहीं पाई और तकरीबन 5 मिनट तक एक बार फिर से यूं आरवी जुनून को किस करता रहा और उसने दोबारा अपने होठ जुनून के होठों से हटाए। इस बार जुनून की आंखों से और भी ज्यादा तेजी से आंसू बह रहे थे और वे आरवी की तरफ देखते हुए बोले, क्यों आप मेरे साथ ये सब कर रहे हैं जबकि आप आयशा के साथ। इस बार भी उसकी बात अधूरी रह गई, लेकिन इस बार आरवी ने अपनी अंगुली उसके होठों पर नहीं रखी। वो सीधा दोबारा उसे किस करने लगा था। अब तकरीबन 3-4 बार ऐसा हुआ जब जब आरवी जुनून के होठों से अपने होठ हटाता। जुनून उससे वही सवाल करती और आरवी उसे जवाब देने के बजाय उसे किस करने लगता। आखिर में जुनून ने हार मान ली। अब उसने आरवी से ये सवाल पूछना ही छोड़ दिया था। आरवी अचानक इसराती मुस्कुराहट के साथ बोला, मेरे अंदर छिपकली का जितना भी जहर था, अब मैंने वह सारा तुम्हारे अंदर ट्रांसफर कर दिया। उसकी बात सुनकर जुनून की आंखें बड़ी हो गई। छिपकली की बात तो मैं भूल ही गई थी। वह तुरंत ऊपर की तरफ उठी और बोली, क्या मेरे अंदर सारा जहर चला गया, मतलब अब मैं मर जाऊंगी। आरवी अपना सर ना में हिलाकर बोला, पता नहीं, मैंने कभी छिपकली खाई नहीं तो मुझे नहीं पता कि उसका जहर किस तरह से रिएक्ट करता है। जुनून तुरंत बोली, आप पागल हो गए हैं क्या? आपको पता है छिपकली कितनी जहरीली होती है? आपको तो छिपकली खाए इतना टाइम हो गया, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, लेकिन आप तो डॉक्टर के पास गए ही नहीं। अगर आपको कुछ हो गया तो। ये बोलते बोलते वे एकदम से चुप हो गई। अब आरवी ने जुनून के बिल्कुल करीब आकर उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। उसका एक हाथ जुनून के बालों पर था, जो वो जुनून की आंखों में देख रहा था और जुनून बार बार अपनी पलकें फड़फड़ा रही थी। आरवी उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं गैंगस्टर हूं, उसका मतलब ये नहीं कि मुझ पर छिपकली का जहर काम नहीं करता। अगर मैंने छिपकली खाई होती तो मैं 1 मिनट में जिंदा नहीं रहता। मैंने छिपकली खाई ही नहीं तो मुझ पर जहर का असर कैसे होगा? जन्म उसके मुंह से अपने लिए जानम सुनकर जुनून की आंखें बड़ी हो गई। वे कुछ बोल ही नहीं पाई। आरवी एक बार फिर से बोला, माना मेरी गोली के सामने लोग थर थर कांपते हैं, लेकिन उस छिपकली को थोड़ा पता है कि मैं गैंगस्टर हूँ। अगर मैंने उसे खाया होता अब तक तो खुद छिपकली का जन्म ले चुका होता। जुनून ने उसकी बात सुनते हुए मुंह बनाया तो वो उसको गुस्से से बोले, मतलब आप मुझे पागल बना रहे थे? आरवी ने अपना सर नाम हिलाया और बोला, बिल्कुल भी नहीं, पागलों को पागल नहीं बनाया जाता। पागल उन्हें बनाया जाता है जिनमें दिमाग हो। तुम्हारे अंदर मुझे दिमाग नाम की चीज नजर ही नहीं आती। जुनून का मुंह और भी ज्यादा बन गया। वे तुरंत बिस्तर से उठते हुए बोली, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मैं आपको बिना दिमाग के लगती हूँ, तो बिना दिमाग के लोगों के साथ आप अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं? जाइए, आप अपनी आयशा के पास जाइए। बोलते हुए जाकर सोफे पर बैठ गई थी। उसके चेहरे पर जलन के एक्सप्रेशन साफ नजर आ रहे थे। आरवी मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, वैसे बात तो तुम सही कह रही हो, मुझे मेरी आयशा के पास ही जाना चाहिए। ये बोलकर बेबी बिस्तर से उठा और बाहर दरवाजे की तरफ जाने लगा। जुनून अपनी टेढ़ी नजरों से उसे देख रही थी। अपनी आरवी मुस्कुराते हुए बाहर की तरफ चला गया। जुनून तुरंत अपनी जगह से उठी और दरवाजे तक तेज कदमों से चलकर आई। वे दरवाजे से बाहर आकर झांक कर देख रही थी, क्या सच में आरवी उसे छोड़कर चला गया? अब जब आरवी उसे किस कर रहा था तो एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे आरवी अभी भी उसे प्यार करता हो। लेकिन अब आरवी को आयशा के पास जाते हुए देख उसका दिल बुरी तरह से टूट रहा था। उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी तैरने लगी। वह वापस अंदर की तरफ आने लगी कि जैसे आरवी ने अचानक उसके पेड़ पर अपना हाथ रख दिया। जुनून का दिल धक सा रह गया।
आर्य उसके पीछे खड़ा उसके कान के पास बिल्कुल अपने होंठ लाकर बोला, जब जलन हो रही है तो कहीं क्यों नहीं कि मैं ना जाऊं किसी और के पास। जुनून के रोंगटे एक बार फिर से खड़े होने लगे थे, लेकिन पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी तैर रही थी। आर्य आयशा के पास नहीं, इस बात का सुकून उसके दिल को महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वे आरवी को छोड़कर दूसरी तरफ पलटते हुए उसकी तरफ देखकर बोली, मैंने आपको कब रोका है? आप हमको जिसके पास जाना है आप जाए, मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं। शायद आपको गलतफहमी हो रही है कि मुझे जलन हो रही है। मुझे अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनकर आरवी उसके बिल्कुल करीब हुआ और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, सच में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? आरवी की बात सुनकर जुनून एक पल के लिए कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन फिर हिम्मत कर बोली, सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। आरवी तुझसे मुस्कुरा और बोला, चलो ये भी देख हम लेते हैं जानम। तुम्हें पता है हम दोनों के रिलेशनशिप में हमेशा मैं नहीं एफर्ट दिखाए हैं, तुम्हारी तरफ से तो मुझे कभी कोई एफर्ट दिखे ही नहीं। मैंने तुमसे प्यार किया, तुमने उस प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, तुम मुझे छोड़कर चली गई, तुम्हें इस चीज का कोई गिल्ट नहीं है। अब जब तुम मेरे पास वापस आई हो तो मैं एक बार भी महसूस नहीं हो रहा कि तुमने मुझे छोड़कर गलती की थी। तुम्हारा रवैया अब भी वही है और तुम्हें मेरे पास किसी और के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता तुमने कभी मुझसे प्यार किया था या नहीं? उसका सवाल खुद सुनकर जुनून बस उसकी तरफ देखती रह गई। जुनून आरवी की तरफ देख रही थी। आरवी के सवाल पर वे एकदम से चौंक गई थी। वहीं आरवी उसकी आंखों में देखते हुए एक बार फिर से बोला, 1 साल पहले तुम मिली थी, 6 महीने तुम मेरे साथ रही और 6 महीने मेरे बिना। जब 6 महीने तुम मेरे साथ थी तो तुम्हें अपने पास लाने से लेकर उस रात तक जब हम दोनों एक दूसरे के साथ थे, मैंने बहुत सारे एफर्ट किए। बेशक से वे तुम्हें अपने पास लाना हो, तुम्हें जबरदस्ती अपने पास रखना हो, तुम्हें तुम्हारे ट्रीटमेंट के लिए मनाना हो, तुम्हें तुम्हारे को सजा देने के लिए मनाना हो, तुमने उन दो लोगों की डिटेल निकलवाना हो, तुमसे अक्सर की सच्चाई उगलवाना हो और भी बहुत सारी चीज। हमेशा मैं तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था कि मुझे बताओ जानम उन लोगों के बारे में, ताकि मैं उन लोगों को सजा दूं। मैं हमेशा तुम्हें कहता था कि मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, लेकिन तुम कभी मेरे पास खुद से ये बात कहने नहीं आई कि हाँ तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। तुमने कभी मुझे खुद से उन लोगों के नाम नहीं बताए। वे लोग तुम्हारे पास आते थे, वो तुम्हें चैलेंज करते थे, लेकिन तुम उनकी बातें मुझसे छिपा लेती थी। हर बार मैंने ही एफर्ट दिखाए हैं जानम, तुम्हारे एफर्ट तो मुझे कभी दिखे ही नहीं। अभी मैं तुमसे क्या ही उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम मुझे बताओगे मुझे किसी और के साथ देकर तुम्हें जलन हो रही है। और शायद मैं ही बेवकूफ़ी जो सोच रहा हूँ कि तुम्हें जलन हो रही होगी। तुम्हें तो जलन हो ही नहीं रही होगी, क्योंकि अगर तुम मुझसे प्यार करती तो तुम्हारे एफर्ट देखते, और अगर तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती तो तुम्हें जलन किस चीज़ की? तो चलो ठीक है, अब से ना मैं कोई एफर्ट करूंगा और ना ही तुमको इफेक्ट करना। तुमने अपना प्यार भुला दिया, मैंने भुलाया है या नहीं इस बात की अब कोई वैल्यू ही नहीं। जब तुम्हारी तरफ से सब खत्म हो ही गया है तो मेरी कहानी तो छोड़ ही दो। ये बोल मैं कर वो अपने कदम पीछे लेने लगा था। जुनून की आंखों में नमी तैरने लगी। आज शायद उसने एक सच का सामना किया था, वे सच जो सुनने में उसे जब बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा था। सच्चाई यही थी कि उसके और आरवी के रिश्ते में हमेशा आरवी ही सब कुछ करता रहा था, उसने तो कभी कुछ किया ही नहीं था। वह बस आरवी की बात मान लेती, उसकी तरफ से सिर्फ इतना ही होता था, वे भी बहुत कम। हर बार तो हमेशा अपनी ही मर्जी करती थी, अपनी मर्जी से ही तो वह उसे छोड़कर भी गई थी। आरवी रूम से बाहर निकलते हुए बोला, डिनर का वक्त हो गया है, नीचे डिनर के लिए आ जाना। अगर तुम नीचे नहीं आई तो मुझे ऊपर आना होगा, क्योंकि तुम्हें बेशक बेबी से प्यार ना हो, लेकिन मैं उसके साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए तुम्हारा खाना खाना बहुत जरूरी है। अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं खाओगी तो मैं जबरदस्ती खिलाऊंगा। अब मर्जी तुम्हारी है, तुम्हें कैसे खाना है। ये बोलकर वह तुरंत रूम से बाहर चला गया और जुनून बस उसे जाते देखती रह गई। उसकी बातों ने तो पहले ही उसे कुछ बोलने लायक नहीं छोड़ा था, और अब उसकी आखिरी बातें सुनकर उसे और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। 6 महीने से बेशक से वह मोहित की कैद में थी, लेकिन मोहित उसे हमेशा बहुत सारा खाना दिया करता था, कभी भी उसे कम खाना नहीं मिलता था, लेकिन उसका खाने का मन ही नहीं होता था, इसलिए उसका बेबी बहुत ज़्यादा कम था। उसके कम खाने की वजह से बेबी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, और इस कमज़ोरी की वजह से बेबी की लाइफ पर भी रिस्क आ सकता था। उसने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए और फिर सीढ़ियाँ उतरकर नीचे की तरफ आई। नीचे आयशा और आरवी पहले ही डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। वे दोनों एक साथ बैठे हुए थे। हेड चेयर पर आरवी बैठा हुआ था और उसके साथ वाली चेयर पर आयशा बैठी थी। आयशा आरवी के लिए प्लेट लगा रही थी। जैसे उसने जुनून को देखा वे मुस्कुराते हुए बोली, आओ जुनून तुम भी आ जाओ, तुम्हारे लिए भी मैं खाना लगाती हूँ। ये बोलकर वे प्लेट में जुनून के लिए खाना लगा रही थी। जुनून हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। अगर उसके और आरवी के बीच कोई रिलेशन है तो वे भला जुनून को इस तरह से ट्रीट क्यों कर रही है, उसके साथ इतना मुस्कुराकर क्यों बात कर रही है, उसके लिए खाना क्यों सर्व कर रही है। वे कुछ बोली नहीं, चुपचाप चेयर पर बैठी और अपनी प्लेट की तरफ देखने लगी। आयशा उसकी तरफ देखकर बोली, वैसे तो मुझे कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि प्रेगनेंसी में चटपटा खाने का बहुत मन करता है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अलग से चाट पापड़ी बनाई है। आई नो आरवी को गुस्सा आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसके गुस्से को हैंडल कर लूंगी। आरवी की बात सुनकर जुनून के दिल में एक लगी हलचल सी मचने लगी। भला आरवी के गुस्से को अगर उसके सामने ही कोई हैंडल करने की बात कहेगा तो उसे जलन तो होगी, क्योंकि जैसे हम प्यार करते हैं सिर्फ उसके प्यार पर ही नहीं उसके गुस्से पर भी हमारा हक होता है। और हमें हमेशा यही लगता है कि उस इंसान को अगर सबसे ज्यादा कोई समझ सकता है
सबसे ज्यादा कोई हैंडल कर सकता है तो वो हम ही हैं। आरती ने अपने सामने रखी हुई प्लेट की तरफ देखा जिसमें रोटी सब्जी चावल सब कुछ रखा हुआ था। वो आयशा की तरफ देखते हुए बोला, तुमने अपने पूरे होश हवास में ये प्लेट लगाई है ना? आरती की बात सुनकर आयशा ने प्लेट की तरफ देखा, तभी उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ। वो तुरंत बोली, आई एम सो सॉरी, वो मैंने गलती से। उसकी बात पूरी होती उसके पहले ही जुनून आरवी की प्लेट की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो आपकी प्लेट बिल्कुल सही नजर आ रही है मिस्टर गैंगस्टर, मुझे नहीं लगता इस प्लेट में कोई प्रॉब्लम है। आयशा जल्दी से बोली, नहीं, इस प्लेट में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वे मैंने इसमें डार्क चॉकलेट वाला पराठा रख दिया जो मैंने अपने लिए बनाया था, लेकिन गलती से शायद मैंने आरवी की प्लेट में रख दिया। उसकी बात सुनकर जुनून ने आरवी की प्लेट में रखा हुआ डार्क चॉकलेट का पराठा देखा था। फिर तुरंत बोली, लेकिन आपको तो ये पराठा पसंद है ना? आरवी बैंक से बोला, पसंद होता था लेकिन अब नफरत है इससे। आयशा ने तुरंत वो पराठा साइड दिया और बोली, आई एम सो सॉरी भाई, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। जुनून जो आरवी की बात सुनकर एक तकलीफ से महसूस कर रही थी, उसकी आंखों में नमी थी। अचानक ही उसने आयशा की तरफ हैरानी से देखा। आयशा अब आरवी की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा ये बताइए भाई कि आपको ये बटर पनीर मसाला कैसा लग रहा है? आपको पता है ये मैंने अपने हाथों से बनाया स्पेशली आपके और जुनून के लिए। वे बोलकर उसने जुनून की तरफ भी देखा। जुनून अभी भी हैरानी भरी नजरों से देख रही थी। आरवी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैरने लगी। वो आयशा की तरफ देखते हुए बोला, अगर तुमने बनाया है तो अच्छा ही होगा, मेरी बहन हो तुम, तुम्हारी किसी चीज में कोई कमी हो ही नहीं सकती। आयशा मुस्कुराई और बोली, थैंक यू सो मच इतनी शाबाशी देने के लिए। ये बोलते हुए अपना कंधा खुद ही थपथपा रही थी और आरवी के मुंह से आयशा के लिए बहन सुनकर अब जुनून का शक दूर हो चुका था, वरना अब तक तो वह यही समझ रही थी शायद उसने आयशा की बात को गलत सुन लिया। आयशा जुनून की तरफ देखते हुए बोली, मैं तुम्हें एक बात बताऊं जुनून, तुम्हारे पेचे से मैंने खाना बनाना सीख लिया। तुम्हें पता है भाई को ज्यादातर खाना मैं अपने हाथों से बनाकर खिलाती हूँ, वरना वे तो खाना खाते ही नहीं, बस सारा दिन सिगरेट और वाइन यही सब चलता रहता था। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, तो तुम ही अपने मिस्टर गैंगस्टर की जिम्मेदारी संभालो और मुझे इनकी जिम्मेदारी से फ्री करो। इन्हें संभाल कर मैं थक गई हूँ, अब मुझे अपनी पर्सनल लाइफ देखने दो। मुझे भी तो कोई चाहिए ना जो मुझे संभाले। मैं कब तक तुम दोनों को देखकर चलती रहूंगी? मुझे भी तो मेरा लाइफ पार्टनर चाहिए ना। उसकी बात सुनकर आरवी जुनून की तरफ देख रहा था और जुनून भी हैरानी से आरवी को देख रही थी। आरवी ने भी आयशा की तरफ देखा और बोला, एक सलाह दो तुम्हें? आयशा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। आरवी मुस्कुराकर बोला, तुम्हें किसी लाइफ पार्टनर की जरूरत नहीं है। प्यार जैसी चीजों से दूर रहना चाह। प्यार उस कमबख्त बीमारी का नाम है जो अगर लग जाए तो पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है। इसका ना इलाज है और ना ही इससे राहत मिलती है। ये तुम्हें उस कीड़े की तरह खाने लगती है जो धीरे धीरे तुम्हें खा जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक इंसान जिसे तुम प्यार करते हो वह कब तुम्हारी जरूरत बन जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता, और फिर जब वह तुमसे दूर होता है तो तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम अपनी जिंदगी के साथ करो तो क्या करो। इसे खत्म ही कर दो या फिर इसे उस इंसान के इंतजार में बिताओ जो तुम्हारी जिंदगी को तबाह करके कहीं चला गया, वह भी अपनी मर्जी से। उसकी बात सुनकर आयशा उसकी तकलीफ को महसूस कर रही थी। वो तुरंत बोली, भाई जुनून की कोई मजबूरी उसकी बात पूरी होती उससे पहले आरवी गुस्से से बोला, जो प्यार करते हैं ना वे मजबूरी को तोड़ते हैं, अपने महबूब का दिल नहीं। ये बोलकर तुरंत वहां से उठा और अगले ही पल उसने अपने सामने रखी हुई प्लेट को सरकाकर पीछे की तरफ कर दिया था। उसके चेहरे पर ही उसके गुस्से का अंदाजा लगाया जा सकता था। जुनून उसकी तरफ देखती रह गई और आरवी अब सीढ़ी चढ़कर तुरंत वापस अपने रूम में चला गया। आरवी के डाइनिंग टेबल से चले जाने के बाद जुनून ने आयशा की तरफ देखा। आयशा तुरंत बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें हैरानी हो रही होगी कि मैं और आरवी भाई बहन कैसे, लेकिन हम दोनों सच में भाई बहन ही हैं। हम दोनों के बीच इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं है और ना कभी हो सकता है। मैंने उन्हें दिल से अपना भाई माना है और वे भी मुझे अपनी बहन मानते हैं। मैं तो तुम्हें पहले ये सब बताना चाहती थी, लेकिन शायद आरवी तुम्हारी आंखों में शक देखकर टूट गए थे, इसलिए उन्होंने तुम्हें सच नहीं बताया। जुनून रोते हुए बोली, मैं कितनी बेवकूफ है, मुझे लगा है शायद वे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, पर वे तो तुम्हें अपनी बहन। उसकी बात पूरी हो तो उससे पहले आयशा बोली, आरवी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़े हैं। जुनून वे अभी भी वहीं खड़े हैं जहाँ तुम उन्हें छोड़कर गई थी। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद वे बहुत ज्यादा टूट गए थे, हद से ज्यादा। पूरा दिन अपने रूम में रहना, रात को घर से बाहर जाना और फिर आधी रात को हद से ज्यादा शराब पीकर घर के अंदर आना। 3-4 दिन तो वे खाना भी नहीं खाते थे सिगरेट की वजह से और शराब की वजह से। उन्होंने अपनी पूरी सेहत बिगाड़ ली थी। मुझे तुम्हें उनके चेहरे से ही पता चल रहा होगा। जब तुम उनके साथ होती थी तो उनके चेहरे पर भी रौनक हो रही थी, एक अलग ही एटीट्यूड और एक अलग ही सुकून सा नजर आता था। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद जैसे खुशियों ने तो उनसे मुंह ही मोड़ लिया। अब तुम आ गई हो तो तुम एक बार फिर से उन्हें वापस पहले जैसा कर दो ना, जैसे वे हमेशा खुश रहते थे। मैं जानती हूँ वे तुमसे बहुत नाराज है, लेकिन तुम उन्हें मना सकती हो। उन्होंने हमेशा तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। जुनून, अब वक्त आ गया है कि तुम उनके लिए कुछ करो। तुम उन्हें अपने प्यार का एहसास करवाओ। तुम उन्हें छोड़कर गई थी, मैं जानती हूँ, उस वजह से तुम शायद उनसे नाराज हो गई, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि उन्होंने ऐसा क्या
क्या क्या क्यों था उन्होंने तुम्हारी बहन को मारा? उसके पीछे एक रीजन है, मैं जानती हूँ। अगर मैं तुम्हें वो रीजन बताऊंगी तो भाई मुझ पर गुस्सा करेंगे, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती। उन्होंने सुकून को मारा था क्योंकि सुकून ने तुम पर अटैक करवाया था जब तुम इसी घर में थी। अटैक के पीछे सुकून का हाथ। जब तुम्हें बताओ तो जो इंसान तुम्हारे लिए अपने भाई को मार सकता है वह तुम्हारी बहन को कैसे छोड़ देगा? और भाई क्या, अगर उसकी जगह कोई भी होता तो शायद यही करता। कोई भी अपने प्यार को तकलीफ में नहीं देख सकता और जानते हो कि सामने वाले को उनके प्यार को खतरा है, वे सामने वाले को खत्म करने के लिए कुछ भी करेंगे। ऐसे में आरवी भाई ने ये गलत क्या कर दिया? वे लगातार बोले जा रही थी और जुनून चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। सुकून ने उस पर अटैक करवाया था, अब जाकर उसे पता चल रहा था। उसे अच्छी तरह से याद था कि उस पर अटैक हुआ था और अगर उस दिन आरवी उसे उस अटैक से नहीं बचाता तो उसका किस्सा उसी दिन खत्म हो जाता। मतलब वे अटैक करवाने वाले सुकून थे, इसलिए आरवी ने उसे सजा दी थी। उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा पछतावा नजर आ रहा था। आयशा एक बार फिर से बोली, पता है जो हमसे प्यार करते हैं ना वे कभी हमसे नाराज नहीं होते, लेकिन जब वे हमसे नाराज होते हैं ना तो उनकी नाराजगी हमें समझनी चाहिए। बहुत मुश्किल से मुल्ताहिन से प्यार करने वाले मैं अक्षत के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन अक्षत ने मुझे मरवाना चाहा। उसके लिए तुम्हें अपनी इज्जत भी किसी और को सौंप दी थी। और एक आरवी है जिन्होंने तुम्हारी इज्जत के लिए ना जाने क्या कुछ नहीं कर दिया। प्लीज समझो इस बात को जुनून, और जाकर मनाओ ना। उनकी नाराजगी को दूर करो और किसी के लिए नहीं, अपने लिए, अपने बेबी के लिए ये बोलती। उसने जुनून के पेट की तरफ देखा। जुनून ने अपना सर हाँ में हिलाया। वे तुरंत सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ आई और आते ही उसकी नजर आरवी पर गई जो बालकनी में खड़ा वाइन की बोतल को अपने होंठ से लगाए खड़ा था। वे तुरंत उसके पास आए और बोले, मिस्टर गैंगस्टर मुझसे बहुत बड़ी गलती। उसके आगे वे कुछ कहती उससे पहले आरवी उसकी तरफ घूमा और बोला, गलती? कैसी गलती जुनून? जुनून रोते हुए बोली, मुझे जुनून मत कहिए। आरवी गुस्से से बोला, तो और क्या कहूँ? और कोई नाम भी है क्या तुम्हारा? अगर है तो बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे इस नाम से बुला लूंगा। जुनून ने अपना सर हाँ में हिलाया। आरवी बोला, बताओ क्या नाम है? जुनून रोते हुए बोले, जानम। आरवी व्यंग से हंसने लगा। उसे हंसते हुए देखकर जुनून को उसके हंसी के पीछे की तकलीफ साफ महसूस हो रही थी। वहीं आरवी अब हंसते हंसते अचानक से रुका और जुनून की तरफ देखते हुए बोला, जानम तुम्हें पता भी है जानम शब्द का मतलब क्या होता है? मैंने तुम्हें जानम नाम क्यों दिया था? बहुत प्यार करता था मैं अक्षत से, इसलिए उसे अपनी जान बोलता था, लेकिन मैंने तुम्हें अपनी जानम नाम दिया था। जानम जो जान से भी बढ़कर था, पर तुमने उस नाम की जरा सी भी लिहाज नहीं रखी। ये जानते हुए भी तुम क्या हो मेरे लिए? तुम मुझे छोड़कर चली गई तो फिर अब मैं तुम्हें अपनी जानम कहकर के हम करके बुलाऊं? वैसे तुम्हारा सही है, जब तुम्हारा मन किया तुम मेरे पास आ गए। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें जानम कहकर बुलाऊं, और जब तुम्हारा मन किया तुम एक बार फिर से मुझे छोड़कर चली जाओगे बिना ये सोचे कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगा। अभी वे बोल ही रहा था कि जुनून तुरंत उसके पास आई और उसके जाकर सीने से चिपक गई। आरवी ने एक पल के लिए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और फिर अगले ही पल अपनी आंखें खोलकर जुनून की कमर पर अपना हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया और बोला, इस तरह से मेरे पास आने से कुछ नहीं होगा। एक बार दिल में जो एहसास खत्म हो गई तो खत्म हो गई, अब वे दोबारा नहीं आ सकती। ये बोलकर वे वहां से साइड हटने लगा। वहीं जुनून ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और बोली, ऐसा हो ही नहीं सकता, प्यार कभी खत्म नहीं होता मिस्टर गैंगस्टर। और एक पल के लिए मान भी लो कि चलो प्यार खत्म हो भी सकता है, लेकिन आपने जो मुझे किया था वे सिर्फ प्यार नहीं था, वे मोहब्बत थी मिस्टर गैंगस्टर। बिना किसी स्वार्थ के एकदम पाक पवित्र मोहब्बत वे कभी खत्म नहीं हो सकती। मैंने बेशक से कितनी गलतियां क्यों ना की हो, लेकिन इतना तो मुझे यकीन है कि आपके दिल में मेरे लिए जो एहसास है वे कभी खत्म नहीं हो सकते। आर्य व्यंग से हंसा और बोला, जो रियली अभी कल परसों की बात है ना, जब तुम कह रही थी कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, मुझे और आयशा को साथ देकर तुम ही बोल रही थी ना कि हाँ अब तो मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं, अब तो मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। अब अचानक से इतना यकीन कैसे हो गया? उसका सवाल सुनकर जुनून उसकी तरफ देखती रही। एक बार फिर से उसने वही गलती की थी जो उसने पहले की थी। आरवी पर यकीन नहीं किया और तुरंत बोली, मुझे माफ कर दीजिए ना मिस्टर गैंगस्टर, मुझसे बहुत बड़ी गलती। आरवी उसकी बात सुन बीच में ही काट कर बोला, जो हमें बिना किसी स्वार्थ के प्यार करे और हम उसी का दिल तोड़ दे, वे सिर्फ गलती नहीं होती, गुना वे गुनाह होता है। और आरवी गलतियां तो बेशक से माफ कर दे, लेकिन गुनाह की कोई माफी नहीं होती। ये बोलकर वे तुरंत वहां से चला गया और जुनून बस उसे जाते हुए देखती रह गई। उसकी आंखों से आंसू एक बार फिर से बहने लगे थे। उसे रियलाइज हो रहा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वे उसे मोहित के बारे में भी बताना चाहते थे, लेकिन आरिफ फिलहाल कुछ सुनने के मूड में नहीं था, इसलिए वे उसे कुछ बोल ही नहीं पाई। वही जब तक रूम से बाहर निकलती तब तक आरवी अपनी गाड़ी में बैठकर विला से ही बाहर जा चुका था। जुनून नीचे हॉल में आई, आयशा वहीं पर खड़ी थी। उसने सवालिया नजर से जुनून की तरफ देखा तो जुनून ने अपना सर ना में हिलाया। आयशा उसके पास आई और बोली, डोंट वरी, क्या हुआ? अगर भाई नहीं माने तो ये कौन सा आखिरी मौका था तुम्हारे पास? तुम कोशिश करते रहना, देखना एक दिन तो भाई पिघल ही जाएंगे। जुनून के चेहरे पर अभी भी मायूसी थी, तभी अचानक से आयशा बोली। आयशा ने उसे देखते हुए कहा, वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर तुम यूज करना चाहो तो। जुनून ने सवालिया नजर से उसे देखा और फिर आयशा को ने उसके कानों में कुछ कहा, जिसे सुनकर जुनून हैरान थे क्योंकि ऐसा कुछ उसने कभी आरवी के लिए किया ही नहीं था। वे तुरंत सहमी हुई आवाज में बोली, लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूँ। आयशा ने उसे घूर कर देखा और बोली, तो मैं कौन सा तुम्हें कुछ ऐसा वैसा करने के लिए बोल रही हूँ? जरूरी तो नहीं तुम वही सब कुछ करो, किसी को स्पेशल फील कराने के लिए और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जुनून उसकी बात सुनो थोड़ा सा शर्माने लगी थी, उसके दिल में हलचल सी पैदा होने लगी थी। वे सोचने लगी थी कि क्या वे सच में अपने मिस्टर गैंगस्टर के लिए ऐसा कुछ कर सकती है। तभी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई और उसकी मुस्कुराहट देखकर आयशा तुरंत बोली, ये हुई ना बात, अब देखते हैं कैसे तुम्हारे मिस्टर गैंगस्टर तुमसे नाराज रहते हैं। जुनून अभी भी मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद वे अपने रूम में वापस आई और
आकर अपने मिस्टर गैंगस्टर को मनाने की तैयारी में लग गई। आरवी अपने प्राइवेट जेट से बाहर निकला और वहीं सामने की तरफ खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ आया, जो पहले ही उसका इंतजार कर रही थी। वो गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी तुरंत मोहित के घर के लिए निकल चुकी थी, जहाँ पर मोहित ने जुनून को अपने साथ रखा हुआ था। आरवी को जब से मोहित के बारे में पता चला था, तब से वह मोहित से मिलने के लिए बेताब था। एक एक पल उसके लिए काटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसने और को तुरंत मोहित का पता लगाने के लिए बोल दिया था और जैसे ही उसे मोहित का पता मिला, वे तुरंत उससे मिलने के लिए देहरादून के लिए निकल चुका था। हालांकि वे घर पर जुनून से नाराज होकर आया था, लेकिन जुनून से नाराज होने का मतलब यह नहीं था कि वे उन लोगों को सजा नहीं देगा जिन लोगों ने जुनून को तकलीफ दी थी। बेशक से उससे नाराज था, लेकिन प्यार अभी भी बरकरार था। नफरत की चादर जरूर आ चुकी थी, लेकिन वे चादर इतनी भारी नहीं थी कि वे पूरी जिंदगी यूं ही रहे। बस आरवी चाहता था कि अब जुनून भी उसे भी एफर्ट दिखाए, जो हमेशा सिर्फ और सिर्फ उसने अपने रिश्ते में दिखाए थे। कुछ ही देर में मोहित की विला के बाहर पहुंचा और गाड़ी से निकलकर बेसदा अंदर की तरफ आया। उसने अपने हाथों में सख्त कोई भी हथियार नहीं पकड़ा हुआ था, बस उसके कमर में गन लगी हुई थी। वैसे भी मोहित जैसे आदमी से मिलने के लिए उसे हथियार की जरूरत नहीं थी। वो अपने साथ में उसे ही निपटाने वाला था। जो शख्स किसी से बदला लेने के लिए एक लड़की को जरिया बनाए, उसके साथ तो लड़ना भी आरवी को अपने स्टैंडर्ड से लो लगता था। वे अंदर की तरफ आया, लेकिन अंदर पूरा विला खाली था। सिर्फ वहां पर फर्नीचर रखा हुआ था, ना ही कोई सर्वेंट था और ना ही वहां पर कोई लाइट जल रही थी। आरवी ने खुद वहां पर लाइट ऑन की और एक एक कर हर एक कैमरा चेक करने लगा। आरवी के पीछे पीछे ही दो तीन आदमी उसके खुद के साथ अब अंदर की तरफ आ रहे थे, जो आरवी को प्राइवेट प्रोटेक्ट करने के लिए ही वहां पर थे। लेकिन आरवी को उनकी प्रोटेक्शन फिलहाल चाहिए नहीं थी। आरवी ने इशारा किया तो वे आदमी पूरे विला में फैल गए और देखते ही देखते उन्होंने पूरा विला चेक कर लिया था, पर वहां पर कोई भी नहीं था। एक आदमी आरवी के सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, लगता है वे डर के मारे भाग गया। उसे पता चल गया होगा कि आप उसके पास आ रहे हैं। अपनी मौत से भागने की नाकामयाब कोशिश की है उसने। आरवी बैंक से मुस्कुरा और बोला, कोशिश अच्छी है, लेकिन कब तक भागेगा? जिसके पीछे मौत हो और आरवी पड़ जाए, उसे छिपने के लिए नग में भी जगह नहीं मिलती। उसकी बात सुनकर उसका आदमी बोला, तो अब क्या करना है बॉस? यहीं पर वेट करना है या फिर यहीं पर चले यहाँ पर से चले? आरवी एक बार फिर से बोला, तुम्हें लगता है वे यहाँ पर आएगा? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर कुछ वक्त रुकना है। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसकी बात सुनकर वे सब आदमी तुरंत वहां से चले गए थे और उनके जाने के बाद अब आरवी पूरे घर के एक कोने को देखने लगा। वहां पर उसके जन्म ने पूरे 6 महीने बिताए थे। हालांकि ये बात सिर्फ उसे मैक्सिमम नहीं बताई थी, जिन्होंने अभी तक उसे कुछ नहीं बताया था, इसलिए वह पूरी तरह से कन्फर्म नहीं था। जब तक मोहित खुद इस बात को कबूल करने वाला नहीं था, तब तक आरवी पूरी तरह से कन्फर्म होने भी नहीं वाला था। अब वे सामने बने हुए रूम की तरफ गया। वह पहले उस रूम में आया था, लेकिन मोहित को ढूंढने के बाद वहां से चला गया था। पर जब रोहे कमरे को गौर से देखा था, उसने तुरंत उसको लैपटॉप को खोल कर देखा। उस तो उसमें लड़कियों के पहनने वाले कपड़े पड़े थे, मतलब यहाँ पर कोई लड़की रहती थी। उसने जब उन कपड़ों को उठाकर देखा तो वे कपड़े उस हिसाब के थे जैसे कोई प्रेग्नेंट लड़की पहनती हो। आरवी को एक पल नहीं लगा ये समझने कि वे कपड़े उसकी जान नहीं पहनती थी। उसने अब साइड में बना हुआ कैबिनेट खोला तो उसमें प्रेगनेंसी से रिलेटेड दवाइयां पड़ी थी। आरवी का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने एक बार फिर से उस कमरे को पूरे गौर से देखना शुरू किया तो सामने की तरफ ही पर्दे के पीछे कुछ नजर आया। उसने तुरंत पर्दे की तरफ अपने कदम बढ़ाए और जैसे ही उसने पर्दे हटाए, उसकी आंखें बड़ी हो गई। सामने एक रस्सी पड़ी थी। उसने उस रस्सी को उठाकर देखा तो रस्सी के कुछ कुछ हिस्से पर खून के दाग लगे हुए थे, मतलब जिसे भी रस्सी बांधी गई थी, पक्का रस्सी बांधने की वजह से उसके जख्म हुए होंगे और जख्मों की वजह से खून रस्सी पर लगा हुआ था। अब आरवी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। उसने उस रस्सी को एक झटके में नीचे की तरफ फेंका और फिर सामने पेड़ की तरफ आया। उसने साइड टेबल में बनी हुई ड्रॉर को खोला तो उसे एक डायरी और पेन नजर आया। उसने तुरंत उस डायरी और पेन को उठा लिया। जैसे ही उसने उस डायरी को खोला, पहला पन्ना देख ही उसका दिल धक सा रह गया था, क्योंकि उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था आरवी, जिसे खोट की शेप से कवर किया हुआ था। आरवी की आंखें गहरी लाल होने लगी। जब उसने अगला पन्ना खोला तो उस पर जुनून की राइटिंग थी। वो राइटिंग को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। उस पर लिखा हुआ था, मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की है मिस्टर गैंगस्टर। कई गलतियों की सजा मुझे मिली और कई गलतियों की सजा मेरे साथ साथ मेरे अपनों को भी मिली। आपको पता है, जब मेरा हुआ था तो ना मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों ने उसमें मेरी बहुत सारी गलतियां निकाल दी थी। मेरी पहली गलती, मुझे इतनी रात को बाहर नहीं जाना चाहिए था। मेरी दूसरी गलती, मुझे छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए थे। मेरी तीसरी गलती, ये बर्थडे पार्टी जैसी चीज सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए होती है। लड़कियों को सिर्फ घर पर रहना चाहिए, उनके लिए सिर्फ इतना ही काफी है कि उन्हें जन्म मिला है और उन्हें जन्म जीने दिया जा रहा है। क्या ये कम है जो अब लड़कियों को पार्टी भी करनी है? मेरी चौथी गलती, जो मैं इंसाफ के बारे में सोचा, इंसाफ तो नहीं मिला, लेकिन अपना वजूद खोने के बाद मेरे पास सिर्फ मेरे माँ बाप थे। इंसाफ की जंग में मैंने उन्हें भी खो दिया। एक सुकून बची थी जो मेरे लिए पूरा पूरा परिवार था। आप मिले तो मैंने उसे भी खो दिया। मुझे नहीं पता आपने उसे क्यों मारा, लेकिन आपको इतना तो सोचना चाहिए था ना कि मेरे पास परिवार के नाम पर सिर्फ सुकून ही है। उसने जो भी गलती की हो, सब उसे गलती की सजा दे सकते थे, लेकिन उसकी जान लेने का हक पे हमें नहीं था। हम उसे खुद से दूर कर सकते थे, अपनी जिंदगी से बाहर निकाल सकते थे। आप इतने पावरफुल है, आप मुझे उसे प्रोटेक्ट कर सकते थे, मुझे उसे दूर रख सकते थे, पर आपने तो उसे इतना दूर कर दिया कि मुझे ऐसा लगता है जैसे उसकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। एक बार पहले माँ बाप को उसे छीनकर मैंने उसे अकेला कर दिया था। शायद मेरी वजह से वो उस दलदल में फंसी जहाँ पर उसे नहीं होना चाहिए था, और अब तो सब कुछ ही खत्म हो गया। इससे अच्छा तो यही था ना कि मैं अपने चाचा चाची के पास रहती हूँ।
ना आप मेरी ज़िंदगी में आते और ना सुकून की ज़िंदगी ख़त्म होती, कम से कम वे ज़िंदा तो होती ना। अब पूरी ज़िंदगी मुझे इस सोच के साथ जीना पड़ेगा कि मेरी वजह से मेरी खुद की बहन की जान चली गई। ये सब कुछ पढ़कर आरवी के चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन थे। एक तरफ उसे जुनून पर गुस्सा आ रहा था तो दूसरी तरफ उसे बुरा भी लग रहा था। जुनून के साथ जो कुछ भी हुआ वे सच में बहुत ज़्यादा दर्दनाक था और बेशक से सुकून कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए तो सुकून सच में उसकी फैमिली थी। अब सुकून के इरादे क्या है और क्या नहीं, अगर इन सबसे मैं अनजान थी तो इसमें जुनून की कोई गलती नहीं थी। अब उसने वो दूसरा पन्ना खोला और उसमें भी जुनून की राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। मैं आज बहुत खुश हूँ मिस्टर गैंगस्टर, आपको पता है आज मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली है और वो खुशी है कि मैं बाप बनने वाली हूँ, आप डैड बनने वाले हैं। मिस्टर गैंगस्टर, मैं जब से आपसे अलग हुई हूँ ना तब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आपसे दूर नहीं हूँ। कुछ तो है मेरे अंदर जो मुझे आपको एहसास देता था और मुझे समझ में आया कि वह एहसास क्या है। मेरे अंदर हम दोनों की धड़कन पल रही है मिस्टर गैंगस्टर, जिसे अब मैं पूरी तरह से महसूस कर सकती हूँ। काश मैं आपको छोड़कर नहीं गई होती तो आज मैं मोहित के चंगुल में नहीं फंसी होती। वे बहुत बड़ा आदमी है मिस्टर गैंगस्टर, बहुत बड़ा। आज उसे भी पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो उसने मुझे धमकी दी है कि वह इस बच्चे को आपके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बच्चे के होने की खुशी मनाऊं या फिर इसके आगे उस पेज पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन आर्य की आंखें एक पल के लिए बंद हो चुकी थी और अब जब उसने अपनी आंखें दोबारा खोली तो उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल थी। अब उसने तीसरा पन्ना खोला जिस पर थोड़ी सी स्याही फैली हुई थी, क्योंकि उसे लिखते वक्त जुनून की आंखों से आंसू उस पन्ने पर गिरे होंगे। उस पन्ने पर लिखा था, आज आपकी बहुत याद आ रही है मिस्टर गैंगस्टर। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं खुद को खत्म कर दूं, बहुत जी लिया आपके बिना, अब और नहीं जिया जाता। क्यों मैंने वे गलती की और क्यों मैं आपको छोड़कर यहाँ आई, इस बात का पछतावा मुझे पिछले 5 महीनों से हो रहा है। लेकिन आज मैं सच में हिम्मत हार चुकी हूँ, पर मैं खुद को कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे अंदर आपकी जान पल रही है और जब तक मैं आपको इसे सौंप नहीं देती तब तक मैं खुद के साथ भी कुछ नहीं कर सकती। मैं जीऊंगी मिस्टर गैंगस्टर, मैं जीऊंगी बेशक से आप मेरे साथ नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि एक दिन तो हम दोनों फिर से मिलेंगे, बेशक से कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन हमारा मिलन जरूर होगा। हम बस एक ही ख्वाहिश बची है अब जिंदगी में कि बेशक से भगवान मेरी जान ले ले, लेकिन अगर मैं दम तोड़ूं तो आपकी बाहों में यह ख्वाहिश पूरी होगी ना मिस्टर गैंगस्टर। जैसे ही हार्वी ने यह पन्ना पढ़ा उससे तुरंत उस डायरी को अपने हाथों में पूरी तरह से कुचल दिया। उसकी धड़कन बिल्कुल रुकने की कगार पर हो गई थी। वह तुरंत उस कमरे से बाहर निकला और अगले ही पल उसे विला से बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठा और उसकी गाड़ी सीधा उस जगह के लिए निकल गई थी जहाँ पर उसका प्राइवेट जेट खड़ा था। अब तक उसे मुंबई से निकले हुए तकरीबन 5 से 6 घंटे हो चुके थे और अब उसे 2-3 घंटों के अंदर अंदर वापस विला में पहुंचना भी था क्योंकि सुबह होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ जुनून बेड पर लेटी हुई थी। सुबह के अब तकरीबन 6 बज चुके थे और अचानक ही उसकी आंख खुली। वह तुरंत अपनी जगह पर उठकर बैठी और अपनी नजर पूरे कमरे पर घुमाने लगी। वहां पर आरवी को ना देखकर उसका चेहरा मायूस हो गया। अब उसने कमरे में हो रखी डेकोरेशन की तरफ देखा जो कल उसने अपने हाथों से की थी, वह भी स्पेशली आरवी के लिए। लेकिन आरवी तो पूरी रात घर पर ही नहीं आया। उसे खुद से ही बोले, मिस्टर गैंगस्टर कहाँ होंगे? क्या वे मुझसे इतने ज्यादा नाराज है कि वे घर पर भी नहीं आ रहे हैं? पर मैं उन्हें कहाँ पर जाकर ढूंढूं? मुझे तो पता भी नहीं कि मैं कहाँ पर होंगे, उनसे कैसे मिलूं, कैसे उनसे माफी मांगू? अगर वे घर पर आते तो शायद ये सब देखकर मान जाते। अभी वे बोल ही रही थी कि उसकी नजर दरवाजे पर खड़े हुए आरवी पर पड़ गई जो अभी भी वहां पर आया था और आरवी भी हैरानी से उस डेकोरेशन की तरफ देख रहा था जो जुनून ने की थी। उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे। वहीं जुनून तुरंत बिस्तर से उठी और आरवी के पास आकर बोली, आप पूरी रात कहाँ थे मिस्टर गैंगस्टर? ये बोलते हुए उसने अपना हाथ आरवी के हाथ पर रख दिया था, लेकिन आरवी ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और बोला, बेशक से कहीं भी हो, किसी लड़की के साथ नहीं था, इतना जानना मेरे हिसाब से काफी होगा तुम्हारे लिए। जुनून तुरंत बोली, मैं आप पर शक नहीं कर रही हूँ मिस्टर गैंगस्टर, मैं बस नॉर्मली पूछ रही हूँ आपसे। वो मैं रात वो आपका इंतजार कर रही थी। तो ये बोलते हुए वह आरवी के पीछे पीछे आ रही थी जो क्लोज की तरफ आ चुका था। वहीं आरवी ने पलट कर अब उसकी तरफ देखा और बोला, क्यों रात को मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? नींद नहीं आ रही थी क्या? लेकिन पिछले 6 महीने से तो तुम मेरे साथ नहीं थी, तब क्या 6 महीने सोई नहीं थी? तब तो सुकून से तो सोई होगी ना तुम? उसकी बात सुनकर जुनून की आंखों में आंसू तैरने लगे। वे खुद से ही बोली, कैसे बताऊँ आपको मिस्टर गैंगस्टर कि ये 6 महीने मैंने कैसे बिताए हैं आपके बिना? सोना तो दूर, मेरी आंखों से रात को आंसू ही नहीं रुकते थे। उसकी आंखों में नमी देखकर आरवी तुरंत बोला, क्या हुआ अब रोने क्यों लगी? बताओ ना, पिछले 6 महीने तो मैं तुम्हारे साथ नहीं था तो कैसे सोती थी तुम? और ये सब क्या कर रखा है तुमने, ये डेकोरेशन और ये सामने? ये बोलते उसकी नजर बिस्तर पर थी जहाँ पर फूल बिखरे थे। आरवी व्यंग से हंसा और बोला, और हिली, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये सब चीजें ज्यादा मैटर करती है? बोलते हुए अब उसने ऊपर से लेकर नीचे तक जुनून को भी देखा जिसने एक फुल लेंथ ड्रेस पहनी हुई थी और वे वैसे कपड़े नहीं थे जो जुनून नॉर्मली पहनती थी। अब उसने जुनून को और भी ज्यादा सख्त नजर से देखा और बोला, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये सब चीज मैटर करती है? क्या तुम ये सोच रही थी कि मुझे तुम इन सब चीजों से अट्रैक्ट करोगी? जुनून उसके सवाल पर एकदम से फ्रीज हो गई। आरवी की बात सुनकर जुनून उसके
जुनून चुपचाप उसे देख रही थी। आरवी का गुस्सा साफ बता रहा था कि जुनून एक बार फिर से वही गलती कर चुकी है, लेकिन उसने वे सब कुछ जानबूझकर नहीं किया था। वे बस आरवी के साथ प्यार भरे पल बिताना चाहती थी, इसीलिए उसने रूम को इस तरह से डेकोरेट किया था। और आरवी को ऐसा लग रहा था जैसे वे उसे फिजिकल अट्रैक्ट करना चाहती थी। वे तुरंत बोली, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। आरवी उसके बाद बीच पे काट कर बोला, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ जुनून। तुम्हें मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं कि तुम कैसी हो और कैसी नहीं। मेरा खुद का दिमाग चलता है। अगर तुमने ये सब कुछ डेकोरेट किया है तो मतलब साफ है कि तुम मुझे अपनी तरफ फिजिकल अट्रैक्ट करना चाहती हो। तो तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हारी तरफ फिजिकल अट्रैक्ट हो जाऊंगा तो हम दोनों के बीच एक बार फिर से वे सब चीज होगी और मेरे अंदर जितना भी गुस्सा गिला शिकवा है वे सारा खत्म हो जाएगा। बट सॉरी, मैं वे लड़का नहीं हूँ जो जिस्मों पर मरे। मुझे सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए था, लेकिन अफसोस वे तुम्हें प्यार देने में पूरी तरह से नाकामयाब रही। अब मुझे तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं। ये बोलकर वे अपने कपड़ा लेकर वॉशरूम की तरफ चला गया और जुनून बस उसे देखती रह गई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे आरवी को कैसे बताए कि उससे दूर रहना उसकी भी मजबूरी थी। वह तो उसके पास आना चाहती थी। जब उसने अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ था, बेशक उसने सुकून के लिए आरवी को छोड़ दिया था, लेकिन जब वे आरवी को छोड़कर गई थी तभी उस दिन मोहित ने उसे कैद कर लिया था। उसे तो मौका ही नहीं मिला था अपनी गलती सुधारने का। वहीं आरवी इस वक्त शावर के नीचे खड़ा था और वह यही सोच रहा था कि जुनून पता नहीं उसे कब सच बताएगी। वो सिर्फ जुनून के मुंह से सारा सच सुनना चाहता था। एक बार फिर से उसकी कोशिश वही थी कि जुनून उसे सब कुछ बताए। हालांकि वह जानता था, लेकिन उसे प्रॉब्लम इसी बात से होती थी कि जुनून उसे अपने दिल की बातें क्यों नहीं बताती। आज उसने जुनून की जो डायरी पढ़ी थी उसमें जो तकलीफ उसने महसूस की थी, उसके बाद उसका मन तो कर रहा था कि वे जुनून को अपने सीने से लगा ले, उसकी गलती को माफ कर दे। लेकिन कब तक वे ऐसा ही चलता रहेगा, ये सवाल उसके दिमाग से खराब कर रहा था। वे भी जुनून को बहुत सारा प्यार देना चाहता था, लेकिन मजबूर था, क्योंकि जुनून ने जो गलती की थी वे माफी के लायक नहीं थी। उसे ये समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी था कि जब दो पार्टनर्स एक दूसरे से अपने दिल की बातें छुपाने लग जाए, वे रिश्ता रिश्ता नहीं, सिर्फ एक खोखला रिश्ता होता है। उसमें प्यार जैसा कुछ भी नहीं होता। एक दूसरे के साथ रहना प्यार नहीं होता। एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बेशक से आरवी ने जुनून के आने से पहले अपनी लाइफ को सीरियसली नहीं लिया था। वह किसी के साथ ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहा था, लेकिन प्यार होने के बाद उसने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया था। वे चाहता था कि जुनून उसे अपने दिल की हर एक बात कहे और इन्हें सब चीजों में जुनून बार बार फेल हो रही थी। कुछ देर बाद आरवी शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आया। जुनून एक बार फिर से उसके पास आई और बोली, आई एम सॉरी मिस्टर गैंगस्टर। आरवी जो आईने के सामने खड़ा था वह तुरंत बोला, तुम्हें बार बार सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। सॉरी उन लोगों को कहना चाहिए जिन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन है। और अगर है भी तो अच्छी बात है। आइंदा ऐसी गलती मत करना। और मेरे साथ तो वैसे भी अब तुम ये गलती नहीं कर पाओगे, लेकिन किसी और के साथ। अभी भी बोल ही रहा था कि जुनून उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोली, आपके अलावा मेरी जिंदगी में कभी कोई नहीं आ सकता। आरवी तुरंत बोला, तो क्या मैं जान सकता हूँ इतने वक्त तुम किसके साथ थी? उसके सवाल पर जुनून एकदम से चौंक गई। आरवी तुरंत बोला, तुमने मुझसे तो बहुत जल्दी सवाल कर लिया था कि क्या मैं आयशा के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ। मुझ पर शक तो तुमने बहुत पहले जता दिया था। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम पिछले 6 महीने से किसके साथ थी, कहाँ थी, किस रिश्ते से थी? पिछले 6 महीनों से तुम्हारे साथ क्या हुआ? जिसके साथ थी थी उसने तुम्हारे साथ क्या किया? इन सारे सवालों के जवाब तुम मुझे दे सकती हो। उसकी बात सुनकर जुनून कुछ बोल ही नहीं पाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।